अब हम लोग क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का फुल चैप्टर का टॉपिक वाइज सिर्फ समझ लेंगे कि कौन सा चैप्टर में किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिर्फ टॉपिक को समझेंगे, प्रॉब्लम को हल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम को क्वेश्चंस को हम लोग इससे पहले के वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज में 1.1 में आपका दो टॉपिक है। पहला क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, और उसी से रिलेटेड आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लागू करके एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि यदि दो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या कौन कौन सा है, दो पूर्णांक संख्या ए और बी है, तो जब हम ए और बी को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो मतलब बी से जब ए को हम लोग भाग दिए तो इसका क्या हो गया, आपका भागफल क्यू आ गया और रिमेन आपका आर बच जाता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पहले पढ़े थे, क्या, भागा को चेक करने के लिए क्लास 4 या 5 में, क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष था। ये आप लोगों का फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग इस वैल्यू को बैठाते हैं, भाज्य बराबर क्या है आपका, ये वैल्यू है आपका भाज्य, ए क्या है आपका भाज्य है, तो ए बराबर भाज्य हो गया, बी आपका हो गया भाजक, और क्यू आपका क्या हो गया, भागफल जोड़ शेष, आर का वैल्यू क्या हो गया, जोड़ शेष। तो इसी मेथड में हम लोग का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि जब दो पूर्णांक संख्या दिया हुआ है और उसको हम लोग भाग दें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग भाग चेक करने वाले फॉर्मूला के रूप में लिख देते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेष को, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपका क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर यानी शेष का कंडीशन क्या है आपका कि शेष क्या हो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो और b से छोटा हो। r क्या हो आपका, b से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होना चाहिए, तब जाकर के आपका क्या हो जाएगा, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो जाएगा। और जहाँ क्या होना चाहिए, a और b आपका पूर्णांक संख्या होना चाहिए, a और b क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तब जाकर के आपका ये रूल फॉलो करेगा। अगर पूर्णांक संख्या नहीं होगा तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उसमें लागू नहीं होगा। अब दूसरा टॉपिक ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी हम लोगों को कोई दो नंबर दिया हुआ रहेगा, सपोज मान लेते हैं कि 20 और 55 दो नंबर दिया हुआ है, 55 दो नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग छोटी संख्या को मान लेंगे b। तो b इज इक्वल टू छोटी संख्या कौन सा हो गया आपका 20, और बड़ी संख्या को हम लोग मान लेंगे क्या 50। तो छोटी संख्या आपका हो गया b, बड़ी संख्या हो गया आपका क्या a हो गया। अब जब ये दोनों संख्या को हम लोग भाग देंगे 20 डिवाइड बाई 55 डिवाइड बाई 20, तो जब हम लोग भाग देंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, ये माइनस होकर के 15 आ जाएगा। ये पहला स्टेप हुआ जहां आपका शेष कुछ ना कुछ बचा, और इस स्टेप को यूक्लिड विभाजन प्रमेय को तब तक चलाते रहना है जब तक कि आर का वैल्यू क्या ना आए, 0 ना आए, आर का वैल्यू 0 ना आए। तो चलिए इस स्टेप को अब हम लोग इस रूप में लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है आपका 55 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है 20 इंटू क्यू का वैल्यू आपका क्या है 2, और प्लस क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर फर्स्ट। तो सेकेंड स्टेप देखेंगे तो आपका आर बन जाएगा बी, और बी बन जाएगा क्या आपका ए बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 एकम 15 होगा, इसको माइनस करेंगे 5 आएगा। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या किए थे, इस b के वैल्यू को हम लोग बना दिए थे a, 20 इज इक्वल टू क्या हो गया था, और r के वैल्यू को हम लोग क्या बना दिए थे,
b बना दिए थे, तो r का वैल्यू आपका b हो गया और इंटू b को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भागफल से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ गया और प्लस शेष आप लोगों का क्या बचा हुआ है 5 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे r को बनाएंगे b और b को बनाएंगे हम लोग a, तो 5 3 × 15 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो ये शेष हम लोगों का 0 आ गया। तो शेष जैसे जहाँ पे 0 आएगा, जिस स्टेप में आपका शेष 0 आ जाएगा उसको क्या कर देना है, वहीं पे स्टॉप करके HCF बराबर लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है 15 आपका क्या हो गया, फिर a का वैल्यू हो गया इज इक्वल टू r क्या हो गया आपका b का वैल्यू हो गया b इंटू q का वैल्यू यहाँ थर्ड स्टेप में क्या आया है आपका 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को HCF बराबर लिखना है, तो HCF लिखने का दो तरीका है। एक तो आपका जिस स्टेप में शेष 0 आया, r का वैल्यू 0 आया, जस्ट उससे पहले वाले स्टेप का r का वैल्यू लिखना है, या फिर जिस स्टेप में आपका r का वैल्यू 0 आया है उसी स्टेप का b का वैल्यू हमको लिखना है। तो चाहे जहाँ पे आपका r का वैल्यू 0 आया है उससे पहले वाले स्टेप का वैल्यू आप लीजिए, या फिर उसी स्टेप का b का वैल्यू लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या हो गया HCF निकल गया किसी भी दो संख्याओं का। तो मेनली यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपका लागू होता है दो ही संख्या में, दो से ज़्यादा संख्या में ये लागू नहीं होता है। अब हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। इसमें 1.2 में हम लोगों का क्या है, मेन जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट वो आपका 4 है। 4 टॉपिक कौन कौन सा है, सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड निकालना, दूसरा अभाज्य गुणनखंड के थ्रू से हम लोग को क्या करना है HCF और LCM निकालना है। उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए बताया गया है। चेक करने का फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। मेनली जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो किसी भी बड़ी संख्या का, किसी भी बड़ी संख्या का आपका क्या होता है, छोटा रूप होता है, अभाज्य के गुणनफल के रूप में होता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, गुणनफल के रूप में होता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होता है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होता है, कोई भी बड़ी संख्या। अब इसको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, तो हम लोग LCM का हेल्प लेते हैं, जो कि हम लोग पहले बचपन के क्लास में 4 या 5 में सॉल्व कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 20 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो आप क्या करोगे, 20 का पहले LCM निकाल लोगे, 2 से चलेगा 10 आएगा, फिर 2 से चलेगा ये 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 5 आपका क्या हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। किसका हो गया, 20 का। कैसे निकाले हम लोग, LCM की मदद से निकाले। तो ये था आप लोगों का अभाज्य गुणनखंड। कोई भी बड़ी संख्या को क्या करना है, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ देना है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब HCF निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए तो मिनिमम हमको 2 नंबर चाहिए, कम से कम 2 नंबर। तो सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 20 का यहाँ पे हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड निकला हुआ है 2 इंटू 5। अब अगर हम लोग 30 ले लेते हैं तो 30 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। जब हम लोग 30 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो इस रूप में निकलेगा। अब क्या है, HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों नंबर के गुणनफल में जो अभाज्य गुणनखंड में कॉमन आया है, जो दोनों नंबर के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन आया है वही आपका आंसर हो जाएगा क्या, HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर आपका क्या हो गया, 2 इंटू 5, इट मीन्स 10 आपका आंसर हो गया। HCF क्या हो गया, 10 आपका आंसर हो गया। अब यही दो संख्या का हम लोग LCM देखेंगे। LCM में क्या हो जाएगा, 20 का ही जब हम लोग गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 आपका 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद 30 में क्या है, 30 में 2 इंटू 3 इंटू 5 है। तो अब हम लोग को देखना है कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। LCM के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। कॉमन यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ 5 और यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है उसका सबसे बड़ी वाली घात को ले लेंगे। तो 2 के ऊपर, ये ऊपर वाला लाइन में 2 के ऊपर 2 पावर है और नीचे वाले में 2 पे पावर 1 है, तो ऊपर वाले को ले लेंगे 2 पे पावर
2 हो गया इंटू 5 कॉमन है, 5 को लिख दिए। उसके बाद ये भी आपका लिखा चले गया, ये भी आपका लिखा चले गया, 5 भी लिखा चले गया, बचा क्या 3 बचा। 2 का स्क्वायर अगर तोड़ते हैं तो क्या आता है 4 आता है, 4 इंटू 5 इंटू 3, तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसमें आपका चौथा टॉपिक क्या है, चौथा टॉपिक आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा, एलसीएम दिया हुआ रहेगा, एचसीएफ निकालना है, या फिर एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, एलसीएम निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या है कि एचसीएफ आपका दिया हुआ है, एचसीएफ आपका दिया हुआ है, हम लोग को एलसीएम निकालना है इस फॉर्मूला के द्वारा। तो पहली संख्या हम लोग का क्या है 20 है, छोटी संख्या को हम लोग पहली संख्या मान लेंगे। उसके बाद दूसरी संख्या आप लोगों का 30 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम हम लोग को निकालना है और एचसीएफ का वैल्यू क्या है 10 है। अब क्या करेंगे हम लोग 20 इंटू 30, अब यहाँ पे क्या है एलसीएम और 10 आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये समीकरण है, बीच में बराबर का चिन्ह है तो समीकरण है, इक्वेशन है। तो जब इस 10 को हम लेकर के आएंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवीजन में हो जाएगा, नीचे में लिखा हुआ आ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो जब हम लोग इसको कट करेंगे तो 20 या 60 आ जाएगा, मतलब 23 या 60, ये आपका एलसीएम का वैल्यू आ गया। तो एलसीएम का वैल्यू हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे 60 आ चुका था। तो ये फॉर्मूला का मेनली यूज़ होता है किसी भी एलसीएम या एचसीएफ को चेक करने के लिए। अब आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 में एक ही टाइप्स का क्वेश्चन है। क्या है कि कोई भी अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, उसको सिद्ध करना है कि ये एक्चुअल में अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि √2 आपका कोई अपरिमेय है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लेना है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, माना कि √2 परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या हो गया तो परिमेय संख्या का ये क्या हो जाएगा, कंडीशन भी लागू करेगा। तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ क्या होता है q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p/q आपका क्या हो जाता है, सअभाज्य संख्या हो जाता है, सअभाज्य संख्या हो जाता है। सअभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों p और q के बीच में सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा, कॉमन फैक्टर, वो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। 1 के अलावा और अगर कोई संख्या आ गया तो फिर वो सभाज्य संख्या हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है कि p और q आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। p और q आपका पूर्णांक संख्या होगा। अब क्या करना है, इसको दोनों तरफ वर्क करना है, दोनों। दूसरा स्टेप में स्टेप 2 में क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो q का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, समीकरण ये फर्स्ट मान लेना है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखना है, एक कंडीशन पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जब 2 किसी संख्या के वर्ग को काट सकता है तो उस संख्या को भी काटेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 16 को काट रहा है, 2 क्या कर रहा है, 16 को कंप्लीटली भाग दे रहा है, 2 8 16, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 2 क्या करेगा, 4 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो यही कंडीशन लिखना है, क्योंकि क्या कर रहा है, 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 p को भी विभाजित करेगा। ये आपका हो गया, 2 क्या कर रहा है, p स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ पे कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 p को भी विभाजित करेगा। अब हम लोग को क्या मान लेना है, यहाँ p के बारे में हम लोग लिख लिए, तो जिसका कंडीशन लिख लिए उसी को हम लोगों को मान लेना है। तो मानना क्या है, p इज इक्वल टू
यहाँ पहले हम लोग लिख देंगे माना कि p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, अब यहाँ पे मानना क्या है, जो रूट के अंदर संख्या दिया हुआ रहेगा उसको लिखना है और उसके साथ में कोई एक अल्फ़ाबेट लगा देना है। सपोज मैं a लगा दिया, तो अब इस p के वैल्यू को क्या करना है आपको, समीकरण a में रखना है। p के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे समीकरण 1 है तो q का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया फाइनली, q का स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर बटे 2, 2 जब 4 हो जाता है तो q का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ ले लेंगे, यहाँ 2 इंटू ए स्क्वायर है, इंटू के रूप में है, तो इसको साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो q बटे 2 आ जाएगा। q का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर कंडीशन क्या हो रहा है, क्योंकि 2 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए ये क्या करेगा, 2 q को भी विभाजित करेगा। तो अब यहाँ क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, सह अभाज्य संख्या के लिए कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए। तो अब ये क्या कर रहा है कि p के साथ में भी 2 है, जब 2 डिवाइड कर रहा है तो मतलब p क्या है, इनटू में 2 है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर p 2 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या है, p 2 के साथ में इनटू में है। अगर q आपका 2 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या है, q क्या है, 2 के गुणज में है, तब ना 2 कटेगा, 2 आपका कट जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि p बटे q अगर हम लोग लिखते हैं तो p का वैल्यू क्या हो गया आपका 2p और q का वैल्यू क्या हो गया 2q। तो मतलब क्या हो रहा है, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक आना चाहिए कॉमन फैक्टर, एक संख्या, एक डिजिट एक आना चाहिए कॉमन फैक्टर, तभी होगा सह अभाज्य संख्या। अगर 2 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ गया तो क्या हो जाएगा, वो सहभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर 1 के अलावा कोई संख्या आ गया तो वो क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 आ रहा है तो मतलब 1 के अलावा और कोई संख्या आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः p और q का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, p बटे q आपका सह अभाज्य नहीं है। तो जब ये सह अभाज्य नहीं है तो मतलब परिमेय संख्या भी नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसलिए √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि हम लोग p/q को सहअभाज्य नहीं है साबित कर दिए, मतलब सहभाज्य है। तो जब सहभाज्य हो जाएगा तो यहाँ पे परिमेय संख्या का कंडीशन क्या है, सहअभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ तो सहअभाज्य प्रूफ हुआ ही नहीं, सिद्ध हुआ ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, √2 आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग चैप्टर 1.4 में कितना टॉपिक है। फिलहाल हम लोग 3 टॉपिक देख रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है, तो पहले हम लोग 3 टॉपिक को देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, शांत संख्या कैसे हम लोग पहचानेंगे। कोई भी
संख्या दिया हुआ है पी बटे क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शांत होने का कंडीशन क्या है। शांत होने का आपका 3 कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब भी कोई संख्या आपका पी बटे क्यू के रूप में दिया हुआ है, पी बटे क्यू के रूप में दिया हुआ है, तो क्यू का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्यू का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि उसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में है कि नहीं। अगर है तो शांत होगा, या फिर सिर्फ 2 के रूप में है तो भी शांत होगा, सिर्फ ओनली 2 के रूप में होना चाहिए, या फिर सिर्फ 5 के रूप में होगा तो शांत होगा। ये 3 कंडीशन है, या तो 2 × 5 के रूप में होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 के रूप में होना चाहिए, या फिर सिर्फ 5 के रूप में ही होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई डिजिट रहता है, कोई संख्या रहता है, तो पहले उसको क्यू के साथ कट करके देख लेंगे। अगर कट रहा है तो शांत होगा, नहीं कट रहा है तो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रहा है तो फिर वो शांत अशांत के कैटेगरी में आ जाएगा। अब अशांत का कंडीशन क्या देख लेते हैं कि पहला तो कंडीशन आपका क्या है, क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या होगा कि अगर क्यू का अभाज्य गुणनखंड आपका 2 × 5 के रूप में भी है, लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई संख्या है, सपोज 3 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ या 11 हुआ, कुछ भी 2 और 5 के अलावा कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में आ जाए, तो वो संख्या क्या होगा, अशांत होगा। और उसके अलावा क्या है, सिर्फ 2 आए और उसके अलावा और कोई संख्या आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। या फिर सिर्फ 5 रहे और इसके साथ में कोई और संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, 2 और 5 को छोड़ करके कोई भी संख्या आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, वो अशांत होगा। तो शांत और अशांत चेक करने का हम लोग का यही तरीका है। शांत चेक करने का 3 तरीका है, या तो 2 × 5 के रूप में आना चाहिए, या सिर्फ 2 के रूप में, या फिर सिर्फ 5 के रूप में, तभी होगा शांत। अशांत के लिए 2 × 5 के रूप में अगर है लेकिन उसके अलावा कोई और संख्या मल्टीप्लिकेशन में है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि या सिर्फ 2 है और उसके साथ में कोई और संख्या आ रहा है, तब भी वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। या फिर तीसरा कंडीशन क्या है कि 5 है लेकिन उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा और भी कोई संख्या है तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे, P से उसको कट करके देखेंगे। अगर कट रहा है 3 से, अगर कट गया सिर्फ 2 बचा तो फिर वो शांत में चले जाएगा, आपका अशांत में नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद सिंप्लीफाई कर देना है, कट करके छोटा कर देना है, तब जाकर के हम लोगों को अशांत का कंडीशन और शांत का कंडीशन लगाना है किसी भी परिमेय संख्या में। अब आपका थर्ड टॉपिक क्या है कि बिना भाग दिए हुए, बिना लंबी विभाजन किए हुए हम लोग किसी भी संख्या का क्या करेंगे, वास्तविक संख्या का, परिमेय संख्या का दशमलव रूप कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का दशमलव रूप कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग कुछ कंडीशन देख लेते हैं। अगर 1 के साथ में एक 0 रहता है तो 2 × 5 के रूप में इसका अभाज्य गुणनखंड आता है। अगर 1 के साथ 2 0 रहता है तो 2 × 2 अभाज्य गुणनखंड आएगा और 5 × 5 आपका अभाज्य गुणनखंड रहेगा। अगर ये 1 के साथ में अगर 3 0 आता है तो 2 × 2 होगा और 5 × 5 × 5 होगा। यहाँ से हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर 1 के साथ एक 0 है तो 2 की संख्या और 5 की संख्या एक बार होगा। अगर 1 के साथ में 2 0 आ रहा है तो 2 क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा में रहेगा और 5 भी 2 बार गुणा में रहेगा। अगर 1 के साथ में 3 0 आ रहा है तो 2 भी क्या होगा, 3 टाइम गुणा में होगा और 5 भी 3 टाइम गुणा में होगा। अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो 2 × 5 ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, और ये 2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 3 हो जाएगा। मतलब जितना 0 उतना पावर, जितना 0 उतना पावर। यहाँ पे 0 1 है तो पावर की संख्या कितना है, 1 है। यहाँ पे 2 0 है तो पावर की संख्या 2, यहाँ पे 3 0 है तो पावर की संख्या 3। अब कंडीशन क्या है, किसी भी संख्या को अगर हमको
बिना भाग दिए हुए दशमलव रूप में लाना है। सपोज मान लेते हैं कोई संख्या 5/4 दिया हुआ है और इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि अगर 2 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग 5 के स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। दोनों का स्क्वायर सेम रहना चाहिए, 2 × 5 के रूप में रहना चाहिए और दोनों का स्क्वायर सेम होना चाहिए, तब जाकर के ये 1 के साथ 0 के फॉर्म में आएगा। और जब 1 के साथ 0 के फॉर्म में आएगा तो आसानी से हम लोग दशमलव निकाल लेंगे, दशमलव रूप में लिख देंगे। अब ये फाइनली क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 × 5 = 125 आपका हो गया, और बटे ये 2 का स्क्वायर है इंटू क्या है 5 का स्क्वायर है। तो जब घात क्या हो 2 हो तो 1 के साथ में 2 0 आ जाएगा, तो 1 2 0। तो यह क्या होगा, 2 0 के बदले में 2 डिजिट होगा, उसके बाद पॉइंट बैठ जाएगा। पॉइंट दशमलव आपको दे देना है। अगर 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद दाहिने तरफ से पॉइंट देना है, 3 0 रहेगा तो 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना है, या फिर 4 0 रहेगा, अगर 4 डिजिट नहीं है ऊपर तो 0 बैठा करके 0 और डिजिट को पहले हम लोग सेम कर देंगे, उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो ये आप लोगों का था बिना भाग दिए हुए दशमलव प्रसार में लिखना किसको, परिमेय संख्या को। अब एक्सरसाइज 1.4 का ही चौथा टॉपिक, इससे पहले हम लोग 3 टॉपिक देख लिए, अब ये आपका चौथा टॉपिक है। चौथा टॉपिक में क्या है आपका, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालें। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम लोगों को देखना है। तो किसी भी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार 3 होता है। पहला क्या होता है, शांत आवर्ती, दूसरा होता है आपका अशांत आवर्ती, और तीसरा होता है आपका अशांत अनावर्ती। ये आपका 3 रूप होता है दशमलव प्रसार का किसी भी वास्तविक संख्या का। अब हम लोगों को क्या देखना है, कि शांत आवर्ती क्या होता है। शांत आवर्ती में 2 कंडीशन है, या तो आपका शेष क्या हो जाए 0 आ जाए, शेष क्या आ जाए 0 आ जाए, या फिर दशमलव के बाद अगर कोई संख्या भाग दे रहे हैं, दशमलव के बाद पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, इसका डिजिट रुक जाना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन फॉलो कर गया तो वो क्या हो गया आपका शांत आवर्ती। मतलब हम किसी भी संख्या को जब भाग दे रहे हैं तो जैसे शेष आपका 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट के बाद में रुक जाएगा, तो वो संख्या आपका क्या कहलाएगा, शांत आवर्ती कहलाएगा। और अशांत आवर्ती आपका क्या हो गया, अशांत आवर्ती ऐसा संख्या होता है जिसका शेष क्या हो, जिसका शेष आपका रिपीट करे, जिसका शेष क्या हो, रिपीटेड हो, बार बार रिपीट करे, जिसका शेष बार बार रिपीट करे, या फिर दशमलव के बाद कोई भी डिजिट क्या हो, बार बार रिपीट करता रहे। तो जैसे ही शेष आपका रिपीट करेगा तो दशमलव के बाद डिजिट भी आपका रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये संख्या ले लिए, 4 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, पॉइंट देंगे, फिर 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, घटाएंगे इसको, फिर यहाँ 0 आ गया, 10 आ गया, 3 3 9 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी आपका शेष 1 बच रहा है, यहाँ पे भी शेष 1 बच रहा है, यहाँ पे भी शेष 1 बच रहा है, और यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि बार बार 3 रिपीट कर रहा है। तो मतलब क्या हो कि शेष रिपीटेड हो और पॉइंट के बाद क्या हो, डिजिट रिपीट करे। ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, दोनों कंडीशन वैसे जनरली लागू हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब क्या है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती में क्या है, अशांत अनावर्ती में आपका ये है कि शेष 0 भी ना हो, 0 भी ना आए, और शेष क्या हो, नन रिपीटेड हो, शेष आपका नन रिपीटेड हो, मतलब शेष रिपीट ना करे, शेष रिपीट ना करे, शेष अलग अलग आ जाए, या फिर दशमलव के बाद कोई भी संख्या आए, दशमलव के बाद कोई भी संख्या आए तो वो क्या है, अलग अलग आए, वो हमेशा क्या है, अलग अलग आए।
तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती में आ जाएगा। शेष 0 ना आए और शेष क्या हो, नन रिपीटेड हो, मतलब रिपीट ना करे, कंटिन्यू रिपीट ना करे। उसके बाद क्या है कि अगर उसका क्या हो, भागफल पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद क्या हो, चेंज होता रहे और कब तक चले उसका कोई ठिकाना नहीं। आप चलाते जाओ शेष बचते जाएगा, चलाते जाओ भाग देते जाओ शेष बचेगा, जितना बार आप भाग दोगे उतना बार अलग अलग उसका शेष बचेगा। तो जिसका शेष हर टाइम क्या हो, डिफरेंट आए, भाग देते जाओ शेष डिफरेंट आते जा रहा है, मतलब पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, डिजिट अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे आपको 2 और 0 देखने में सेम लग रहा है, लेकिन क्या है, 0 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, मतलब ऐसे जाते जाएंगे और 0 की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका ये है कि शांत और अशांत आवर्ती जो नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, और अशांत अनावर्ती आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती मिलकर के आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। मतलब परिमेय संख्या वैसी संख्या है जो क्या कह रहे हैं, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती दोनों का कंडीशन को फॉलो करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या जो अशांत अनावर्ती का कंडीशन को फॉलो करे उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या का कुछ और एग्जाम्पल होता है, जैसे रूट के अंदर कोई भी क्या हो, संख्या हो जो रूट से बाहर ना निकले, मतलब जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जिसका कुछ एग्जाम्पल है इसी तरह से, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का मेन टॉपिक जो कि चैप्टर 1 में है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। आज हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका हम लोग हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, और लास्ट में हम लोग हर एक टॉपिक को शॉर्ट में देख लिए कि किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है और कौन कौन मेन टॉपिक आपका हर एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है।